नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू संवाद। मैं हूं आपकी होस्ट तान्या सिंह और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे विजनरी थिंकर, राइटर और ड्रामेटिस्ट से जिन्होंने अपने काम के ज़रिए आर्ट, कल्चर और कॉन्शियसनेस के गहरे संबंध को एक्सप्लोर किया है। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर गौतम चैटर्जी। वेलकम सर। Thank you. Thank you so much for taking some time from your busy schedule and visiting us. So, as we all know that you are born and brought up in Varanasi, the city which has its own cultural aura. So, इसका cultural environment आपके थिएटर और राइटिंग के पैशन पे क्या असर रहा है? वाराणसी का Yes sir. और बनारस का बिल्कुल नहीं रहा है, काशी का रहा है. Okay sir. Kashi is the state of mind Yes sir. who is living in Varanasi. Okay sir. Varanasi is a physical, topographical place. Kashi is a state where we earn peace, tranquility, serene waves of life. So from there, we draw the ideas. You know, when we are at a restful condition, like now, Yes sir. our brain, our metabolism activates. Okay sir. So we draw from there the very core of beauty. And we create beauty in every breath, every sense of the word and its narrative. Wonderful. It is in poetry, it is in visual poetry, it is in painting, fine arts and performing arts. So that quality of mind is important, that is from Kashi. वंडरफुल सर। सो आपके लाइफ में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन या कोई एक ऐसी चीज़ जिसने आपको जर्नलिज्म और थिएटर की तरफ उसको एज अ करियर ऑप्ट करने में मोटिवेट या इंस्पायर किया हो? मूल बात है वो आइडिया. जब वो आइडिया मेरे पास आया तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमने देखा कौन सा मीडियम है. ओके. एक तो हमारे यहाँ न्यूज़ मीडियम होता है, हाँ जी. मास कम्युनिकेशन का. दूसरा आर्ट मीडियम होता है. यस सर. आर्ट मीडियम में तीन चीज़ें काम होती करती हैं. पहली है फिलोसॉफी, जो कि आइडिया है. दूसरा है आर्ट, यानी कि एस्थेटिक्स, ब्यूटी. और तीसरा है साइंस. अगर हम कैमरा कर रहे हैं तो कैमरा का पूरा साइंस हमें पता होना चाहिए. अगर हम थिएटर कर रहे हैं तो उसमें लाइट्स कहाँ है और साउंड कितना एम्पलीफायर का क्या लगेगा, ये जानना चाहिए. तो आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी से हमारा कल्चर बनता है. तो वो आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमने आर्ट मीडियम लिया. पहले पोइट्री, फिर विजुअल पोइट्री. थिएटर को और फिल्म को विजुअल पोइट्री कहने का जो ट्रेडिशन है वो काशी से है और हमारे नाट्यशास्त्र से है. हम लोग थिएटर बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं, लेकिन विजुअल पोइट्री नहीं बोलते हैं ना. यस सर. तो दृश्य काव्य कहा गया है. तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होती थी. कुछ संस्कृत के प्लेस हुए जो मैंने बचपन में देखे होंगे, कुछ बांग्ला में प्लेस. हो सकता है कि वहीं से मन किया हो, वही इंस्पायर किया हो. सर, आपने जैसे जो प्लेस देखे उसमें से कोई एक ऐसी याद जो आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, दूसरे किसी के किए हुए प्लेस. ये 75 में एक ग्रेट मास्टर हुए हैं हमारे थिएटर में. उनका नाम है B.V. कारंत. वो बनारस आए थे. बनारस इसलिए आए थे क्योंकि वो यहीं से मास्टर्स किया था हिंदी साहित्य में. तो उन्होंने बनारस में जो 3 स्टॉलवर्ड्स हुए हैं साहित्य में, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र. तो उस वक्त कहा जाता था कि जयशंकर प्रसाद के जो लिखे हुए नाटक हैं उनको स्टेज करना बहुत मुश्किल है. तो कारंत जी जब बनारस आए तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद के प्लेस लिए और शहर के रंगकर्मियों को इकट्ठा किया और प्ले को करके बताया कि उनके प्लेस भी हो सकते हैं. जैसे चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, तो उसमें इतना ज़्यादा, इतने सैनिक हैं, इतने 2 अलग अलग राज्यों के युद्ध हैं, कैसे दिखाएं.
तो उन्होंने वो जो आर्टिस्ट्री है जिसको कलामिति कहते हैं, वो आर्टिस्ट्री यहाँ के रंगकर्मियों को सिखाया। तो 75 कई दृष्टि से हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए सिग्निफिकेंट है। जैसे इमरजेंसी लगी थी, हाँ। जैसे शोले फिल्म रिलीज़ हुई थी है ना। तो 75 कई चीज़ें, बहुत अच्छी फिल्में बनी है। मिरर एक फिल्म बनी तारकोस्की की रशिया में, तो 75 में वो यहाँ आए थे। तो बीवी कारंत ने जो किया, तब मैं छोटा था, तो मैं कुछ रिहर्सल्स में जाता था, तो मैंने वो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओपन एयर एरिना थिएटर बनारस में, हाँ। और कारंत जी का ये प्ले, ये शायद दोनों मेरे लिए बहुत रिमार्केबल मोमेंट्स थे, जिसने शायद मेरा भी कंस्ट्रक्शन किया। और उल्लेखनीय जो घटना है, इवेंट, वो मुझे यही दोनों लगती है। Really good, sir. So, whenever we hear words like tantra, the first things comes to our mind is negativity. So, as an audience, we would really love to know your views on this. Actually, if we are concerned with the facts, then there is no place for attitude or view. अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, दिस इज़ फैक्ट, इसके बारे में हम अपनी कोई राय नहीं बना सकते ना। राय का बनना माइंड आ जाता है, और माइंड हमें सेपरेट करता है, और जब फैक्ट के साथ हैं तो टुगेदरनेस है, Okay, sir. है ना। तंत्र के बारे में जो नेगेटिविटी है, ये 200 सालों से। तो बचपन में माँ कहा करती थी कि काशी में, उनका भी जन्म काशी में हुआ था माँ का, अच्छा। तो वो कहती थी यहाँ साधु संत जो होते हैं वो छुपे होते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है, लेकिन कभी किसी तांत्रिक के पास मत जाना। यानी वहाँ भी वो एक भय था तांत्रिकों से। फिर मैं जब न्यूज़पेपर में रहा, तो मेरे सामने एक न्यूज़ आई, हालांकि वो मेरा एरिया नहीं था, मेरा आर्ट कल्चर था। तो जो क्राइम रिपोर्टर था, उसके पास आया कि माँ बेटी ने सुसाइड किया है, तो तांत्रिक के अत्याचार से। और एक सुसाइडल नोट भी रखा है कि तांत्रिक ने इतना सताया कि वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो मुझे खाली ट्रिगर किया कि अच्छा, क्या उसमें तांत्रिक का नाम लिखा है? तो उसने, वो सब मेरे ही स्टूडेंट्स की तरह थे लड़के, तो बोला कि नहीं। यानी इतना डर है कि हम सुसाइड करके मर रहे हैं, तब भी नाम नहीं बता रहे। हो सकता है बाद में फिर सताए, नर्क में, स्वर्ग में, जहाँ भी। इतना डर। मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, कि तंत्र और तांत्रिक से जो एटमॉस्फेयर में ऐसा है, तो हम तो कोई रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये पहले जाना जाए क्या है, और इसको लेके ऐसा एप्रीहेंशन क्यों है, ये जाना जाए। तो मैं तंत्र के बारे में जानने गया, तो पता चला कि वेद के समय से हमारे यहाँ तंत्र की बात है, और वेद की एक शाखा है जिसको संस्कृत में कहा गया है श्रुति शाखा विशेषः। श्रुति का मतलब वेद, वेद का एक नाम है श्रुति। ठीक है, ये तो हो गया कि वेद के समय से एक शाखा है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, नॉलेज सिस्टम है। लेकिन तंत्र क्या है? तो हमने जाना कि तंत्र का मतलब होता है ज्ञान का विस्तार। When we explain a certain point, a certain topic, that is तंत्र। यदि मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तंत्र क्या है, तो ये तंत्र कर्म कर रहा हूँ और मैं तांत्रिक हो गया। यानी जो इसको एक्सपेंड करता है किसी भी बात को, जैसे सूत्रों में कोई बात कही गई है, मंत्रों में कोई बात कही गई है, फॉर्मूलाज में, जैसे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में होता है, वैसे हमारा वेद भी मंत्रों में लिखा है ना, बहुत कम से कम अक्षरों में। उसको जब कोई एक्सप्लेन करता है तो वो तंत्र है। और जैसे कि हम लोग अंग्रेज़ी के शब्दों के बारे में जानते हैं कि उसका वर्बल मीनिंग जानने के लिए हम लोग को रूट मीनिंग में जाना पड़ता है, कि ग्रीक से आया है, कि लैटिन से आया है, कि जर्मन से आया है। उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग इज़ द वर्बल मीनिंग, दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। जैसे इंटेलिजेंस है, तो इसका वर्बल मीनिंग नहीं पता। हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि बुद्धि, ऐसा कुछ बोलेंगे ना। वर्बल मीनिंग के लिए हमको होगा कि स्माइलिंग, गोइंग, टू गो, टू स्माइल, तभी तो वर्ब है। जब इसके ग्रीक रूट में जाते हैं तो पता चलता है इंटेलिजेंस मीन्स टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आ गया टू, हाँ जी, है ना।
तो जिसको एटिमोलॉजिकल मीनिंग कहते हैं। उसी तरह से अगर हम कहें कि व्हाट इज़ इल्यूशन, इल्यूशन का भी वर्बल मीनिंग बहुत मुश्किल से मिलता है। जब हम लैटिन में जाते हैं तो पता चलता है कि इसका मतलब है टू प्ले, आ गया टू प्ले, प्लेइंग। तो ये जो एटिमोलॉजी है शब्दों को समझने का, हमारे संस्कृत में इसको निरुक्ति कहते हैं। ओके। तो तंत्र को अगर जानना है, तंत्र शब्द की निरुक्तिगत अर्थ क्या है, तो संस्कृत में लिखा होगा, जैसे कि अभी इंग्लिश में था। तो तंत्र के बारे में लिखा हुआ है तन्यति विस्तारयति ज्ञानम अनेन इति तंत्र, मतलब तंत्र इसे कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में क्या हुआ कि तन्यति, तन्यति का मतलब होता है तानना। जैसे साड़ी के बुनकर सूत को तानते हैं, थ्रेड को, तब साड़ी बनता है ना। Yes, तो तानना, तन्यति से तन्यते बना है। थोड़ा बहुत संस्कृत अगर 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हो तो तन्यते विस्तार्यते, विस्तार आ गया, विस्तार करना। Yes, sir. किस चीज़ का विस्तार? सूत का नहीं, ज्ञानम। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र, यानी यही तंत्र है जब ज्ञान का विस्तार करते हैं। तो ये एक शास्त्र सम्मत सही शब्द का अर्थ मिल गया जो हमने बोला था। अब इसको फिर लोगों ने जाना क्यों नहीं? अगर तंत्र का मतलब ज्ञान का विस्तार है तो ये न जानकर दूसरी चीज़ें क्यों आ गई जो नेगेटिविटी फैली समाज में। तो मुझे लगा कि अगर हम ये बात लोगों तक ले जाते हैं तो ये एक रिफॉर्मेशन जैसा होगा, हो सकता है। तो हमने कोशिश की खोजने की कि आखिर ये बात गई क्यों नहीं है। तो पता चला कि 10th सेंचुरी में एक ग्रंथ लिखा गया है, तंत्रालोक। एक मैग्नम ओपस है, एक वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, 37 चैप्टर्स। इसको बहुत बड़े एक ऋषि ने लिखा है, आचार्य अभिनव गुप्त ने। 10th सेंचुरी में हुए कश्मीर में, और उनको आज भी कश्मीरी पंडित शिव मानते हैं, महामहेश्वर मानते हैं। सुबह उठते हैं तो उनके बारे में जो प्रार्थना है वो करते हैं। तो अभिनव गुप्त के बारे में प्रार्थना करना यानी शिव की स्तुति करना। तो अभिनव गुप्त ने वो वॉल्यूमिनस टेक्स्ट लिखा। फिर उनको लगा कि ये कहीं लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं, तो उसका एक डाइजेस्ट भी लिखा, तंत्र सार, और वो संस्कृत में लिखा गया है। और मैंने देखा कि 1000 साल से वो पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सोसाइटी में ये बुराई, ये इविल है। ओके सर। अगर मैं इसको लोगों तक ले आऊँ तो धीरे धीरे लोग जानेंगे और ये नेगेटिविटी कम होगी। फिर हुआ कि मैं इसको ट्रांसलेशन किस भाषा में करूं। मैं बांग्ला में भी कर सकता हूं, हिंदी में भी, अंग्रेज़ी में। तो हम देखें कि जो बाहर के स्कॉलर्स हैं वो बहुत रुचि लेते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में। तो मैंने इंग्लिश में किया, वो 6 वॉल्यूम में पब्लिश्ड है, तंत्रालोक, और उसको अब लोग पढ़ रहे हैं। और अब मुझे किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिल रहा कि ऐसा हुआ तांत्रिक के अत्याचार से। हालांकि जो मूर्ख तांत्रिक हैं, जो अनपढ़ हैं, उन्होंने मेरा ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन शब्दों में वो वाइब्रेशन होता है जो पूरी सोसाइटी से जो डार्कनेस है उसको वो डिस्पेल कर सके। Sir, I never thought of it that way. That's really insightful. So, like, as you have an eclectic presence in various fields like journalism, drama, writing, tantra, and so many more. So, do you feel that your experience in these fields would affect any of the other field? Like, it would, if you could elaborate it. मैंने फिल्म नहीं बनाई है और आपको सुन के आश्चर्य होगा, मुझे बताने में शर्म महसूस होती है। मैंने 200 से ज़्यादा फिल्में बनाई हैं और यूट्यूब पर है, मैं नाम भी भूल जाता हूँ। इसमें 1.25 घंटे की फ़ीचर फिल्म भी है जो वियना में दिखाई गई है फेस्टिवल्स में, और वर्ल्ड के जितने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, प्लेस भी किए हैं। तो वो होता है ना आइडिया, मैंने कहा ना, आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो मैं न्यूज़पेपर में राइटिंग करूं या आर्ट मीडियम को लूं, वो लिया। और तब पाया कि जो आर्ट मीडियम है उसमें भी कई काम बाकी मीडियम में, जैसे कि सिनेमा है, तो हम लोग जानते हैं कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा। लेकिन मेरा ध्यान गया कि आर्ट सिनेमा जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज़ एन आर्ट मीडियम। राइटिंग ए स्क्रीन प्ले इज़ एन आर्ट, कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी इज़ एन आर्ट, एडिटिंग इज़ एन आर्ट, एवरीथिंग, एक्टिंग इज़ एन आर्ट। आर्ट फिल्म जैसा कुछ होता नहीं है। तो हमने देखा विश्व भर में 2 तरह की फिल्में हैं, कमर्शियल सिनेमा और क्लासिक सिनेमा। क्लासिक सिनेमा को फिर लोगों तक ले जाना, फिर एक रिफॉर्मेशन। तो जब आप किसी एक आर्ट में रहते हैं तो उस आर्ट का नेचर होता है ऑल इंक्लूसिव होना।
सब कुछ को अपने में शामिल करता है। तो इंटर रिलेशनशिप की तरफ से देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि इस आर्ट का उस आर्ट से पर इफ़ेक्ट है, उस आर्ट का इस आर्ट में। जबकि इस तरह से नहीं देखें अगर, और हम लोग ये देखें कि थिएटर एक ऐसा कंपोजिट आर्ट है जो ऑल इंक्लूसिव है, मतलब जितने आर्ट हैं उसको इंक्लूड किया ही हुआ है ऑलरेडी। इंटर रिलेशनशिप देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिनेमा आर्ट है जो सेवेंथ आर्ट कहा जाता है, उसमें ऑलरेडी सारे आर्ट हैं, म्यूज़िक भी है, पेंटिंग भी है, सब कुछ है। तो ये जो ऑल इंक्लूसिवनेस है, इसका आइडिया भी हमारे भीतर से आया कि एक आदमी में वो सारी चीज़ें होती हैं जिसका प्रोजेक्शन वर्ल्ड में होता है। So can I say something? There's a lot to learn from you. But before we wrap up, do you have any special or motivational message for our young creatives or for our youth जो आगे चल के उनको सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि उनके लाइफ में भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे? I don't have any message. My life is an example. Okay, sir. Silence is my speech. Okay. ओके, तो अगर किसी के पास अटेंशन है तो वो कोई भी मैसेज रिसीव कर रहा होता है, क्योंकि हमें तो सूरज दे ही रहा है सब कुछ, है ना? Yes, sir. चांद दे ही रहा है, पृथ्वी भी दे रही है। Yes, sir. तो हम अगर अटेंटिव हैं तो हमको हमारी रिसीविंग एंड रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दी जा रही है। और जो रिसेप्टिविटी है उसको प्रोफाउंड करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास साइलेंस हो, हमारे पास पीस हो। तो पीस ऑफ माइंड सेंटेंस गलत है, क्योंकि माइंड का काम ही है पीस न होने देना, डिस्टर्ब करना। माइंड का ये नेचर है, वो डायलेक्ट में जीता है ना? Yes, sir. तो पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, रेस्ट इन पीस भी नहीं होता है। तो अगर हमारे पास पहले पीस है तो हमारे पास गॉड है, फुल स्टॉप। थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स, सर। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज के इस एपिसोड का यहीं समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, अपने इंस्पिरेशनल वर्ड्स और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस इंस्पिरेशनल और थॉटफुल जर्नी के अंत तक बने रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए मेहमान और एक नए आइडिया के साथ। सो तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे क्यूरियस एंड कीप लिसनिंग टू संवाद। थैंक यू सो मच, सर।